आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात कर मीडिया के ऊपर कि मीडिया को कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में और मीडिया कितनी बात कर सकता है भारत में, क्योंकि अभी तक तो यही देखने में आया है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जब से नई गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर थोड़ा सख्त वक्त आया हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है और इंडिया में क्या हमेशा से इसी तरह से फ्रीडम रही है या कभी उन्हें भी रोका गया है, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे भी बात करेंगे और सबसे पहले हमें आज ज्वाइन किया है हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। थैंक यू। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और टीवी एंकर भी हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आरजू एंड थैंक यू वेरी मच, वेलकम इन द शो। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान से, इनको वेलकम करता हूं पाकिस्तान। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं हर्षवर्धन सर आपकी तरफ ही चलूंगी। आपकी क्या सर ऑब्जर्वेशंस हैं? आप जैसे काफी टाइम से आप मीडिया में हैं, यकीनन आपने, आई एम श्योर कि आपने पाकिस्तान मीडिया को भी कुछ ना कुछ देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए मीडिया को और अभी कितनी है? देखिए, मैं इसमें अगर पाकिस्तान के मीडिया पर मुझे कमेंट करना होगा तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी फ्रीडम है, लेकिन 2-3 पैरामीटर्स पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। और जैसे कई बार बात होती है दुनिया के अलग अलग देशों में, हर जगह की सरकारें जो होती हैं वो चाहती हैं कि मीडिया उनके पक्ष में बात करे, तो ये कोई भी सरकार उससे अलग नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसीज की एक खूबसूरती होती है कि वहां सब के बाद आपको एक जगह जाकर ये सोचना होता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं हम उनको सम्मान दे पा रहे हैं कि नहीं, रिगार्ड है या नहीं। और उस रिगार्ड को मैं ये बिना किसी हिचक के और लंबे समय तक अलग अलग मैंने भारत के 2 बड़े अखबारों अमर उजाला, दैनिक जागरण में काम किया है, टीवी चैनलों में काम किया है और अभी 2014 के बाद मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता हूं कई चैनलों के साथ एसोसिएशन। मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो फ्रीडम है मीडिया को लेकर उस पर कोई पाबंदी कोई सरकार लगाने की स्थिति में अभी तक तो नहीं है। भारत के इतिहास में एक दौर था जिसको हम लोग इमरजेंसी के तौर पर जानते हैं, आपातकाल के तौर पर जानते हैं, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि शायद ये भी एक तरीका हो सकता है डेमोक्रेसी में अपनी चीजें बहुत ठीक से रखने का, तो उन्होंने उसको बैन लगाया, हमारी आजादी पर रोक लगाई और वो हम उसको काले दिन के तौर पर याद रखते हैं। उसके अलावा छिटपुट अगर घटनाओं को छोड़ दें कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो जर्नलिस्ट के खिलाफ हो, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या किसी चैनल को, किसी पब्लिशर को, पब्लिशिंग हाउस को सीधे कोई थ्रेट मिली हो, तो मुझे इस तरह से नहीं ध्यान में आता। हाँ, पर्सनल जगहों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और ये भी मैं मानता हूं कि कई जगहों पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब उसको लगता है कि शायद हम अगर मीडिया को दबा लेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वो कोशिश जरूर होती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूं कि भारत में स्थिति, पाकिस्तान को लेकर मुझे 2 चीजें नहीं समझ में आती हैं, मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती है कि जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस्लामिक नेशन है और वो घोषित तौर पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है तो हमेशा मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, जुडिशरी हो, सबसे ऊपर आर्मी कैसे नजर आती है और उसके रोल पर बात करने में पाकिस्तानी मीडिया इतना डरा हुआ सा क्यों दिखता है, या कहें कि थोड़ा बच के निकल जाता है, बात नहीं करता है। दूसरी एक चीज जो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है तो वो आतंकवाद पे बात करते हुए उसके लिए शायद भारत पहले दिख जाता है। उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, हम चूंकि इनसे लड़ रहे हैं, हम चूंकि इनसे अलग हुए तो सबसे ज्यादा दुश्मनी तो इन्हीं से है। हमारे यहाँ आप लोग शायद उस संदर्भ को समझें कि गांव घर में जो सबसे नजदीकी होते हैं, मतलब गांव में आपके, तो हम लोग उसको पट्टीदार बोलते हैं, पट्टीदारी का झगड़ा हो वो सबसे खतरनाक होता है, जिससे जमीन हमारी सटी होती है, दीवार सटी होती है या खेत का मेड़ सटा होता है, तो उससे सबसे खतरनाक झगड़ा होता है। तो हम दूसरी सारी बातें भूल जाते हैं कि इसको ठीक करना है। आतंकवाद पे बात करने में क्या पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से सिर्फ भारत को देखता रहता है, सिर्फ भारतीय संदर्भों की बात करके वो बच निकलना चाहता है? ये 2 बातें हैं जो मुझे
पाकिस्तान के मीडिया को लेकर परेशान करती हैं, और यहीं जाकर मुझे लगता है कि वहां गवर्नमेंट से थ्रेट नहीं है, मुझे लगता है कि वहां आर्मी से थ्रेट है मीडिया को। ये मेरा परसेप्शन है। जी फखर, आपने बात सुनी, आप क्या रिप्लाई करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात इन्होंने की दरमियान में से जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरह ये कहते हैं कि दीवार जुड़ी होती है, जिनके तो ये हमारे पश्तूनों में बहुत ज्यादा ये मसाइल हैं, उनके जमीनों पे झगड़े, और इस तरीके से हम पश्तो में उनको तरबुर कहते हैं। तरबुर बेसिकली चचा या ताया का बेटा होता है, बट उनके साथ आपके कुछ क्लैशेस लगे रहते हैं, लेकिन कोई जब मसला आपके ऊपर आता है तो फिर वो आपके साथ खड़े भी होते हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज है। आई होप सो कि ये हिंदुस्तान में भी इस तरह होता है। पाकिस्तान में कभी सैलाब आ जाता है या कोई और नेचुरल डिजास्टर आता है तो मतलब बाकायदा ऑफर करते हैं कि आप लोग जो है मतलब हम आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की बात है। लेकिन आपने बात की कि मीडिया के ऊपर अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें मसाइल बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं। आपने बात की कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज होता है, आपने कहा कि शायद आर्मी, लेकिन मैं कहूंगा कि डायरेक्टली शायद आर्मी इस तरीके से नहीं करती है, लेकिन एक उन्होंने अपना एक सेटअप शायद बनाया हुआ है जो ये चीज कर रही होती है। मसला मेरी वीडियो आप लोगों को आ रही है कि नहीं? मुझे क्योंकि आ रही है, लेकिन आपने रोटेट कर दी। अभी ठीक थी पहले। जी अभी ठीक। आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत दिख रहे थे, आपने क्यों खुद को शीर्षासन करा दिया? मुझे नहीं पता, खुद ही मोबाइल ने इसको चेंज किया। आई डोंट नो दैट कि कैसे हो गया वो। तो बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर बिल्कुल मैं सर से एग्री करता हूं कि ये मसले मसाइल है। एक तो उसकी वजह शायद ये भी है कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा रही है। हमारे 75 ईयर जो हमारे पाकिस्तान की एज है, तो उसमें से राउंड अबाउट 32 और 33 ईयर्स जो है हमारे यहाँ डिक्टेटर्स रहे। और डिक्टेटर्स के पास आसान तरीन काम ये होता है, उस वक्त तो शायद मतलब शायद के यकीनन टीवी चैनल्स तो नहीं थे, लेकिन अखबारात हुआ करते थे, तो उसको उन्होंने मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की। जनरल जिया का दौर बहुत ज्यादा शायद हमारे यहाँ एक मैं कहूंगा कि स्याह मतलब जो पीरियड कहूंगा, उसको ब्लैक पीरियड कहूंगा हमारे पाकिस्तान के, उसमें बहुत ज्यादा ये सेंसरशिप इस तरीके से लगाई गई। लेकिन अभी अगर हम रिसेंट मतलब उसकी बात करें, आजकल की अगर हम बात करते हैं, तो आजकल तो ना तो डिक्टेटरशिप है, जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी है। कुछ लोग मतलब इलेक्टेड हो के, एक उनके पास मेजोरिटी भी नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम उसको कह सकते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में शायद ये चीज ज्यादा होती है। पाकिस्तान 2018 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से 139वें नंबर पे था, बट राइट नाउ इन 2020 जो लास्ट मई में रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान गया है 145 नंबर पे। 6 जो पॉइंट्स है पाकिस्तान ने वो गवाए हैं, तो ये अफसोस होता है मुझे। और दूसरी एक चीज जो मुझे समझ आती है कि शायद हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को या कोई भी जो जिनके पास एक अथॉरिटी होती है, तो वो शायद ये समझते हैं कि मीडिया को बंद करने से उस मुल्क के मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक जाती ख्याल है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, में ये बात यहाँ पाकिस्तान में अपने जो शो में करता हूँ उसमें भी अक्सर औकात में ये बात करता हूँ कि भाई, आप जब सोच पे पाबंदी लगाते हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि इससे हम तरक्की कर लेंगे और इससे लोग समझेंगे कि हम बहुत ज्यादा डेवलप नेशन है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट्स आजकल अफसोस के साथ में कहता हूँ कि होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कितना कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वहां पे मुझे एक थोड़ा सा वन साइडेड एक मीडिया का जो एक लाइन होती है, वन साइडेड नजर आती है। मैं ये नहीं कहता कि हर टाइम आप अपने मुल्क को या अपनी हुकूमत को या अपनी एस्टेब्लिशमेंट को खुदा न खास्ता गालियां दे या उनको मतलब डिग्रेड करे, नो। लेकिन जिसे कहते हैं कि एक ऐसी जिसे कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जिससे बेहतरी आ सकती हो, वो मेरे ख्याल में हमें भी करनी चाहिए। और अगर हिंदुस्तान का मीडिया नहीं करता और सब अच्छा की रिपोर्ट देता है, तो इससे भी मुझे फिर ये चीज लगती है कि वहां पे भी इस तरीके से नहीं है। शायद किसी भी वजह, जरूरी नहीं है कि उनको मीडिया को ये कहा जाता हो, लेकिन उसमें फंडिंग इन्वॉल्व हो सकती है, इश्तिहारात हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं, तो शायद इस वजह से ये मसाइल है। बिल्कुल ठीक। जी सर, आप क्या समझते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंडियन मीडिया देखती हूँ कि वो चाह रहे हैं कि जंग हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, चाहे आम पब्लिक नहीं चाहती, लेकिन मीडिया में जो बात होती है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ट्वीट्स हम हमारे समेत पाकिस्तान में भी हम लोग बगैर सोचे समझे ट्वीट्स करते हैं,
हमें ज्यादा चेक नहीं करते कि ये न्यूज़ ठीक है भी या नहीं है, बहुत दफा वो हटानी भी पड़ती है दोनों साइड पे। तो आपको लगता है कि मीडिया ज्यादा इंटरेस्टेड है कि टेंशन बनी रहे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ आरजू जी। और एक बात मैं कहूँ कि अभी सचमुच ये भारत में भी बहुत चर्चा का विषय है कि क्या पूरा का पूरा मीडिया एकांगी हो गया है, यानी एक तरह से सोचने लगा है, सबको एक जैसा ही दिखता है। और उसके पीछे लोगों को ये लगता है कि सरकार जैसी है वैसा ही पूरा मीडिया सोचता है। मैं आपको मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता सकता हूं, एकदम उदाहरण गिनाता चला जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि आपको भारत के प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना हो सकती है भारतीय मीडिया में, वो शायद कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दो चीजें हैं। एक ये है कि जब हम मीडिया को देखते हैं तो हम क्या उसे पब्लिक स्पेस से बिल्कुल काट कर देखते हैं क्या? हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक ये हुआ। एक पत्रकार होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते, एक इंटेलेक्चुअल जैसे हुए तो उनको लगता है कि हम कुछ तय करेंगे, हम बोलेंगे और पब्लिक उस पर मूव करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, या फिर कोई व्यू है, आपका नजरिया है, दृष्टिकोण है, तो वो आप अलग से दीजिए। हमारे देश में एक मुश्किल ये हुई भारत में कि लंबे समय से सचमुच एक ही तरह का सोचने वाले लोग, और हमारी एक जो मुश्किल रही राष्ट्र के तौर पे, नेशन के तौर पर, देश के तौर पर, कि हम जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो पाकिस्तान जिन जिन लोगों के भी दिमाग में था, जिन्ना साहब थे या जो भी थे, वो बहुत क्लैरिटी थी कि हमें एक इस्लामिक नेशन बनाना है। भारत को इसकी क्लैरिटी नहीं थी। क्यों क्लैरिटी नहीं थी? क्योंकि जैसे भारत में जो लोग देखते हैं, सोचते हैं, वो इसको इस तरह से नहीं देखते कि हमारा एक देश है जिसको हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो दुनिया में आजकल चल रहा है। और खास करके नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद पूरा हिंदुस्तान ऐसे कह रहा है। ऐसा नहीं है। भारत ये देखता है कि एक ऐसी जमीन जिसने दुनिया में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, एक ऐसी जमीन जो किसी दूसरे की जमीन पे जाकर कब्जा नहीं करता, एक ऐसी जमीन जहां हम वैल्यूज की बात करते हैं तो ये जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हुई कि जिस मीडिया के दौर की बात मैं कर रहा हूं, हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक सेकुलर शब्द घुसा दिया। अब सेकुलर सुनने में तो अच्छा लगता है, दुनिया को भी अच्छा लगता है, भारत के मुसलमानों को भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो सेकुलरिज्म सच में आया क्या? हमें मुश्किल ये है कि अगर मैं हिंदू हूं, आप लोग मुसलमान हैं, तो मेरी ये, अगर हम इसको जिसको कहते हैं कि प्रचलित संदर्भों में अगर हम इसको सेकुलरिज्म को समझें तो ये है कि हम इसका सम्मान करें। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि हमने सेकुलरिज्म का मतलब ही बदल दिया। और शायद वो वजह थी कि देश की जनता को लंबे समय तक ये लगने लगा कि ये सेकुलरिज्म मतलब मुस्लिम अपीजमेंट है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से ये बात कर रहा हूं कि बहुत ये मुस्लिम अपीजमेंट जैसे लगने लगा। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया जिसको ये लगने लगा कि कोई भी बात आप करते हैं तो बहुसंख्यकों की भावनाओं को दबा दिया जाएगा, और वो बात रिफ्लेक्ट होने लगी। और शायद यही वजह हुई कि एक समय के बाद जब ये मैंडेट आने शुरू हुए तो उसमें उसका बड़ा रोल रहा। और मैं कमाल की बात आपको बताऊं कि जिनकी चर्चा पाकिस्तान में खूब होती है, मोदी जी और अमित शाह जी की चर्चा तो होती है, योगी जी की भी चर्चा आजकल खूब होती है। मैं उत्तर प्रदेश में ही बैठा हुआ हूं, वहीं का हूं मैं। योगी जी के भी जो मठ में काम करने वाले लोग हैं उसमें ढेर सारे मुस्लिम हैं। लेकिन चूंकि इमेज के लिहाज से जो सेकुलरिस्ट नैरेटिव बनाने वाले लोग थे, उनको ये ठीक लगता था कि हम एक वोट बैंक मुस्लिम को बना दें। उस मुस्लिम को वोट बैंक बनाने में भारत के मीडिया का नुकसान हुआ, भारत की जुडिशरी का नुकसान हुआ। शाहबानो केस आप सबके ध्यान में होगा, आप लोगों ने जरूर उसको पढ़ा होगा। और हमने जब पैरामीटर्स की बात की थी कि सबके लिए इक्वल राइट्स, तो हमने जब खांचों में बांट कर देखा तो उसने हमारे देश का बड़ा नुकसान किया। मैं ये कहूंगा कि अब जो आपको ये लग रहा है कि एक ही तरह से पूरा मीडिया देखता है, दरअसल हम अपने आप को पहचानने की अब कोशिश कर रहे हैं। हम अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह से होना चाहिए। और इसका मतलब कतई नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताऊं कि भारत में कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, कोई भी मतलब कोई भी। लेकिन ये जरूर वो चाहते हैं कि हर दिन कोई दिन आएगा और हम बड़े बने रहें, और अचानक कोई आएगा और कोई कुछ, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप ताकतवर हैं, बड़े सक्षम हैं, बलशाली हैं, और कोई कमजोर आदमी भी आके आपको चिकोटी काट के चला जाए, तो ये ठीक नहीं है। या फिर आपके घर के ऊपर कुछ कूड़ा फेंक दे, या आपकी बाउंड्री में आके कुछ उल्टा सीधा लिख, मैं संदर्भ के तौर पर देख रहा हूं। लेकिन इसको ओवरऑल भारत देखता है कि पाकिस्तान अपने यहां से जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसको खत्म करने में एक कामयाबी मिलना तो अलग बात है,
वो उसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो भारत के लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है, और इसी वजह से आपको भारतीय मीडिया में वो नैरेटिव दिखता है कि हम युद्ध चाहते हैं, हम जंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सचेत है। हिंदुस्तान अपने आप को बेहतर तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहा है, जो शायद हम नहीं पहचान पा रहे थे। बिल्कुल सही सर। इससे पहले मैं फखर यूसुफजई की तरफ जाऊं, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि ताकि फिर फखर भी उसमें से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो दे सके। सर, आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, दूरदर्शन जैसे आपके यहाँ है, उसमें और प्राइवेट चैनल्स में आपको क्या फर्क लगता है? देखिए, ये बहुत क्लियर है। जैसे आप कह रहे हैं, अगर स्टेट ब्रॉडकास्टर है तो उसकी कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। स्टेट ब्रॉडकास्टर कभी भी ओवर द बोर्ड नहीं जाएगा। स्टेट ब्रॉडकास्टर में कम से कम सरकार की उस तरह से आलोचना होती हुई तो नहीं दिखेगी, ये बहुत क्लियर है। और सरकार का अगर वो चैनल है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती, क्योंकि एक अगर सरकार का चैनल है तो भारत में सैकड़ों 850 से ज्यादा चैनल हैं हिंदुस्तान में। मतलब अगर सारे रीजनल और नेशनल चैनल्स की हम बात करें तो बहुत फर्क है दोनों में। उसमें खबर आप सुनते हैं तो आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आप सामान्य समाचार सुन रहे हैं, और प्राइवेट न्यूज चैनलों पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सामान्य समाचार के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर, आपको लगता है कि प्राइवेट चैनल्स के आने से कोई इंप्रूवमेंट आई है मीडिया में, या आपको लग रहा है कुछ खराबी आ गई है? नहीं, मैं उसको खराबी के तौर पर नहीं देखता। देखिए, एक अगर सिर्फ गवर्नमेंट का चैनल होगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए कतई अच्छा नहीं है। मैं इसको कतई अच्छा नहीं मानता हूं कि सिर्फ दूरदर्शन रहे या ऑल इंडिया रेडियो रहे या किसी भी देश में उस सरकार का सिर्फ चैनल हो। वो उन जगहों पर होगा जहां डिक्टेटरशिप होगी। वो चाइना में हो सकता है, वो नॉर्थ कोरिया में हो सकता है, वो भारत में नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी है। और अगर प्राइवेट चैनल्स रहते हैं तो जिसको कहते हैं कि डिफरेंट व्यूज आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, उस पर सहमति असहमति होती है, और तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। भारत की खूबसूरती यही है। और एक बात जो अभी फखर साहब ने कही, हिंदुस्तान में इसीलिए कभी भी तानाशाही नहीं आ पाई, कभी भी। मतलब आप समझिए कि जो वामपंथी विचार है, जो कम्युनिस्ट होते हैं, जिनका दुनिया भर में अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट वो होता है कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहां पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक शासन के बावजूद भारत के लोकतंत्र को वो थोड़ा बहुत नुकसान भले पहुंचा पाए हों, लेकिन डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं ले जा पाए। इंदिरा गांधी जी जैसी ताकतवर नेता, जिनके आगे सचमुच उस वक्त बहुत ताकतवर थी, वो अभी भी बहुत से लोग कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी इंदिरा जी जैसे हो गए। तो इंदिरा जी भी इस देश में तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं थोप पाई, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बिल्कुल ठीक। जी फखर, आपने बात सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो हम सुनते हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट ज्यादा बढ़ के बात करे, किसी पे क्रिटिसाइज करे, तो हमारे यहाँ बहुत ओपनली कहा जाता है जी तो ये तो गायब हो जाएगा। हमने इंडियन मीडिया में इस तरह की बात नहीं सुनी कि कोई गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? मिसिंग पीपल्स में कम से कम इंडियन जर्नलिस्ट का नाम हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल। एक तो ये बात है कि वहां पे, जिस तरह मैंने पहले अपने उसमें भी जवाब में कहा था कि वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं आई कभी। ये मैं कहता हूं कि बहुत खुशकिस्मती है इन लोगों की, हिंदुस्तान की, कि वहां पे जैसे तैसे भी रहा, लेकिन वो 47 से लेके अभी तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहां पे अपना जो है रूलिंग की है। ये बात तो है। दूसरी बात, फिर आपने बात की कि यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करता है या उस नैरेटिव को वो मतलब बिल्ड करता है, टीवी चैनल्स हो, अखबारात हो या इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हो, तो वो फिर मतलब उनको जिसे कहते हैं कि फेस करना पड़ता है। बहुत ज्यादा हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद टेररिज्म रही पाकिस्तान में। एक तरफ हमारी मिलिट्री थी और एक तरफ हमारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बहुत सारे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो थे। वो क्या करते थे, खैबर पुख्तनख्वा में बाकायदा आपको कॉल आती थी कि भाई आपने हमारी बात क्यों नहीं की, हम आपके साथ ये कर लेंगे। दूसरी तरफ से नो डाउट कि आपने अगर गवर्नमेंट की बात करनी है तो वहां से भी आपको कॉल आती थी कि भाई आप हमारा नैरेटिव जो है उसको आप डाउन कर रहे हैं और उस वाले को आप अप कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यकीन करें, अगर मैं पिछले 15 सालों या 20 सालों के, मतलब मैं तो एज ए स्टूडेंट अपने आप को वो कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखा, बहुत करीब से देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी।
हम अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं, लाहौर और कराची, इवन कराची में बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं कि उन्होंने 2003-4 से लेके और 2011, 12 और 13 तक इवन बड़ी सारी जो है ना हार्डशिप्स उन्होंने बर्दाश्त की। बलूचिस्तान और केपीके में तो बहुत ज्यादा रही, बिलीव मी कि बहुत ज्यादा रही। अगर आपने नहीं उनकी बात मानी तो आपकी गाड़ी के साथ बॉम्ब फिट किया गया और आपकी गाड़ी को उड़ाया गया। बहुत सारे मेरे चैनल के 3-4 जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ जो नॉर्थ वजीरिस्तान और उस वक्त का फाटा हुआ करता था। तो जर्नलिज्म करना शायद पाकिस्तान में उस तरीके से आसान नहीं है कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान में भी मसाइल होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें होंगी और उसमें से वो मतलब जिसे कहते हैं स्विमिंग करते वो बाहर निकल आएंगे, उनको भी मसाइल, वहां पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप मौजूद हैं। ये नहीं हम कह सकते कि वहां पे माफिया नहीं है तो वो किसी को थ्रेट नहीं करेंगे। लैंड माफिया पाकिस्तान में भी है, लैंड माफिया हिंदुस्तान में भी है, और शायद हमारे से बड़े लैंड माफियाज वहां पे मौजूद है, ड्रग स्मगलर्स मौजूद है, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे माफियाज मौजूद है जो आप अगर उनके ऊपर कोई खबर देते हैं, कोई स्टोरी करते हैं तो आपको थ्रेट्स मिलती है। पाकिस्तान में शायद वो भी है, प्लस वो भी है जिनकी आपने बात की कि जो गायब कर देते हैं, जिसको नामालूम का नाम दिया जाता है पाकिस्तान में, और मैं उनको कहता हूं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। तो वो भी एक ग्रुप है पाकिस्तान में, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट 3-4 दिन पहले वाला इंसिडेंट हुआ था, मतीउल्लाह जान साहब को जब उन्होंने उठाया, तो उसके ऊपर एक चीज जो मुझे नजर आई और मुझे जो खुशी भी हुई कि उसके ऊपर पाकिस्तान के पूरी मीडिया ने, जिसे कहते हैं कि एक स्टैंड लिया, एक प्रेशर बिल्डअप किया, इंटरनेशनल मीडिया ने उनका साथ दिया, इंटरनेशनल जो हमारे मतलब आईसीजेस वगैरह इस तरह के जो ग्रुप्स हैं अमेरिका में, हॉलैंड में, मुख्तलिफ दुनिया के, उन लोगों ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, तो एक प्रेशर बिल्डअप किया और मतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ा उनको 12 घंटे के बाद। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी छोड़ते, उनकी लाशें भी मिल जाती हैं। सलीम शहजाद साहब इसी इस्लामाबाद से गए और उनकी लाश मिली जेलम के पास। हमारे यहाँ से ताहिर दावड़ साहब एसएसपी थे, SF9 पार्क से उठाए गए और उनकी लाश मिली अफगानिस्तान के यहाँ से। हालांकि वो नॉट ए जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह के और बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है कि वो है, लेकिन उस चीज के बावजूद भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आज भी है इस इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, केपीके और बलूचिस्तान में बैठ के वो अपनी जर्नलिज्म जारी रखे हुए हैं। वो मुझे पता है कि उनको किस किस किस्म की थ्रेट्स हैं, लेकिन उस चीज के बावजूद भी वो स्टैंड लेते हैं और अपनी जो जंग है मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस की, उसके ऊपर वो जिस तरीके से भी काम करे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट कोई गन नहीं उठा सकता, वो उसके पास एक कलम की पावर है, एक कलम की ताकत है। वो जिस तरह एज ए मीडिया ब्रॉडकास्टर हम उस चीज को वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, हमारे पास ये एक पावर है। हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हम उसके ऊपर स्टैंड रख सकते हैं। लेकिन मसाइल हैं, और शायद मैं कहता हूं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ये खतरनाक मुल्क है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था कि 6 पॉइंट्स हम नीचे गए। अफगानिस्तान हमारे साथ पड़ोस मुल्क है, वहां पे भी जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे जर्नलिस्टों को वहां मारा गया। इस रीजन में शायद हिंदुस्तान में भी क्योंकि मेरे पास अब डेटा नहीं है, सर बेहतर बता सकते हैं, वहां पे भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। शायद हमारे जितने ना हो, लेकिन होते होंगे वहां पर भी। इसके अलावा इवन यूरोप के माल्टा में 2 साल पहले जिस जर्नलिस्ट को मारा गया उसकी गाड़ी को बम से उड़ाया गया। तो ये इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। यहाँ पे क्योंकि आपके यहाँ अगर कवानीन है भी तो उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अगर आपको गायब किया जाता है तो आप अदालतों के धक्के खाते हैं, अदालत आपका उस तरह का शायद स्टैंड नहीं देता। तो ये सारे मसाइल जो जितने भी जर्नलिस्ट है, आप हो, मैं हो या सर है, सर ने अपने तरीके से फेस किए होंगे, हम अपने तरीके से आजकल मैं, आप और बहुत सारे हमारे मतलब इस तरह के और जर्नलिस्ट है जो इस्लामाबाद में, उनको मुख्तलिफ तरीकों से लोग ट्विटर के ऊपर थ्रेट्स करते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर थ्रेट करते हैं, किसी को डायरेक्टली भी कोई मतलब कोई इदारा जो है वो कर लेते कि आपको हमने बुलाया हुआ, आपने फला काम ऐसा किया था। तो ये सारी चीजें, इसको मैं कहता हूँ आर्म ट्विस्टिंग, में इसको कहता हूँ, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इन लोगों को ये शायद बात समझ नहीं आती कि मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग से उनका काम नहीं चले। उन्होंने जब तक अपने आप को ठीक नहीं करना तो काम नहीं चलेगा, बल्कि मजीद बिगड़ेगा। बिल्कुल ठीक। फकर भाई की बात में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जरूर सर जी, मैं एक बात कहूं और मैं इसको बहुत रिगार्ड करता हूं, जो भी पाकिस्तान में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बहुत हाई रिगार्ड पे रखता हूं, क्योंकि सचमुच ये बहुत मुश्किल काम है। और यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा
कि भारत के ढेर सारे पत्रकारों ने, जब उनको अवसर था, जब उनको मौका था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इस डेमोक्रेसी का, इस फ्रीडम का इस्तेमाल करके वो पॉजिटिव नैरेटिव्स पर बात करते, तो दुर्भाग्य से उन्होंने नहीं किया। और ये हिंदुस्तान के बहुत से पत्रकारों ने सिर्फ उसका इस्तेमाल, जिसको कहते हैं ना कि एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाए, बस उसके भर के लिए किया। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग पैदा हुआ जिसने सिर्फ कश्मीर को डिस्प्यूट इस तरह से बनाया, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट कहां जाके खत्म होगा ये कोई जानता नहीं है, लेकिन ये भी सब जानते हैं, वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी वकालत करने वाला व्यक्ति हो, वो ये जानता है कि जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और मैं एक बात कहता हूं, मैं जब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, मैं उसी बात को दोहराता हूं। हम लोग पत्रकार के तौर पर मिले थे अभी सत्यपाल मलिक साहब से, जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, और ये मैं बात आपको बता रहा हूं 5 अगस्त के बाद की, यानी जब वो 35 से और 370 हटा दिया गया। एक तो ये कि क्या दुनिया का कोई भी देश ये पॉलिसी के तौर पर इतनी बड़ी ब्लंडर करेगा कि जो एक इतना ज्यादा टेररिस्ट वहां है, इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वहां है, इतनी ज्यादा मुश्किलें हैं, और आप देश के तौर पर उस देश से भिड़ रहे हैं जो अपनी एक अलग पहचान की बात करता है। और मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के लोगों से हिंदुस्तान के लोगों को कोई एतराज हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये हम ही में से तो निकल के गए हैं। और मैं तो फिर कहता हूं कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई चीखने लगता है कि अरे वहां तो आजकल अखंड भारत की बड़ी चर्चा है, तो आप अखंड भारत भी कहते हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये पूरी जमीन एक जैसी है, हमने कभी अलग से पहचान नहीं की। और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे बाहर के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर के किसी देश के एयरपोर्ट पर कोई सिंधी भाई मिलता है और वो आके मेरे पास कहते हैं कि अच्छा आप हिंदुस्तान से हैं, और उनकी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन वो डरे हुए भी होते हैं। भारत में किसी को भी दुनिया के किसी हिस्से में डरने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की जरूरत न पहले थी, ना अभी है, ना आगे होगी। ये मुझे लगता है ये प्रिविलेज जिस दिन पाकिस्तान के लोगों को वहां के हुक्मरान दे देंगे, वहां की आर्मी दे देगी, बहुत सी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम कह रहे हैं कि पीओके हमारा होगा कब, जब पीओके के लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, जो कश्मीर का हिस्सा है वो इतना खूबसूरत है, सचमुच इतनी जन्नत है, इतना विकास है कि हमको उस जैसा होना चाहिए या उसमें मिलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि पीओके में हम इतने टेररिस्ट लॉन्च पैड लगा देंगे कि हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। तो ये जो देखने का नजरिया है, ये साफ साफ फर्क है। और इस नजरिए पे मैं बात बार बार करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी बात है जब हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बात हो। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, सबको सबकी आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही है। मैं बोलूं, उसी में फकर भाई बोलने लगे, आरजू आप भी बोलने लगे, तो किसकी आवाज सुनाई देगी? तो जब हम 3 लोगों की बातचीत में एक दूसरे की आवाज शांति से सुनाई देगी, तो गोलियां चल रही हो, हर दूसरे दिन कोई सैनिक हमारा वीरगति को प्राप्त हो रहा हो, किसी हमारे कश्मीरी भाई की जान जा रही हो, हम कैसे बात कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इस नजरिए से देखें तो शायद समझ में आएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच मुश्किलात क्या है। लेकिन सर, जैसे आप कहते हैं कि कश्मीर का अगर हम बात करें, कश्मीर की बात पे अगर हम आए, तो हमेशा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है। पाकिस्तान को सर क्या फायदा होगा ऐसे करके? पहली बात तो ये कि एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान। अगर वहां से कोई इस तरह की बात होती है तो बहुत दफा वहीं के लोग जो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, वो उठ के और आपकी जो आर्मी है या जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया है, उसके अगेंस्ट वो बात कर रहे होते हैं या निकलते हैं बाहर। उसमें पाकिस्तान का नाम लेना कहाँ तक सही है आपके ख्याल से? और दूसरा, पाकिस्तान तो हमेशा से सर, जब से पाकिस्तान बना है उस टाइम से अभी तक कश्मीर का साथ दे रहा है, उसके लिए आवाज उठाता है। और मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या मुस्लिम्स की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो पूरी दुनिया को बोलना चाहिए। तो बार बार पाकिस्तान को उसमें लाना और सिर्फ उसी की बेस पे हमारे टर्म्स खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी शायद यही कुछ दे के जाएंगे। जब बात होती है इंडियन मीडिया पे, वो 71 की वॉर के आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि 71 वॉर के अलावा कुछ और है ही नहीं बताने के लिए।
वो तो हमने खुद भी माना हुआ है कि भाई हम आ गए थे वापस, और जो रीजंस थे वो भी बहुत दफा हमारे यहाँ के जो आर्मी के हैं, जो एक्स आर्मी मैन है, उन्होंने भी बताया है कि बहुत ज्यादा फौज थी हमारी, कम थी तो नहीं हो सकता था। एक जाहिर है, इंसान है ना, जिन तो नहीं है, वो बॉलीवुड मूवी तो नहीं है ना, वो अकेला हीरो सबको मार लेता है अमिताभ की मूवी में, वो तो नहीं चल रहा था ना, एक वॉर चल रही थी। तो आपको लगता है कि कहीं जाके हम इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई पीस ला सकते हैं? कश्मीरियों को खुद बोलने दें ना कि वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान भी ना बोले, भारत भी ना बोले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप बिल्कुल पाकिस्तान में हैं आप, और आपका ये नजरिया होना चाहिए कि बिल्कुल हमारे यहाँ से कोई आतंकवाद नहीं है, लेकिन ये हमारे आपके कहने से या फखर भाई से कहने से होगा नहीं, मुश्किल ये। और इसमें एक बात मैं मतलब मेरा जो मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद से खुद जूझ रहा है, इसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं दिखता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब, जब वो जाते हैं वॉशिंगटन, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि 40 से 50 हजार आतंकवादी हमारे यहां हैं। 40 से 50 हजार आतंकवादी। अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि 200 के आसपास आतंकवादी भारतीय उपमहाद्वीप में है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो हमारे लिए चिंता की वजह है जब हमें पता चलता है कि कश्मीर में 200 के आसपास टेररिस्ट हैं जो हैं, तो हमारे लिए वो चिंता की वजह बनता है। और हम उस पर हर संभव कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत हो सके, हम कोशिश करते हैं कि उनको अगर मेन स्ट्रीम में ला सकें, और नहीं वो मानते हैं तो हम उनके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिसमें आप हर दूसरे दिन देखते हैं कोई न कोई आतंकवादी आज कश्मीर में मारा जा रहा है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान की सरकारों ने, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां का मीडिया आर्मी पे बात नहीं कर पाता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि अगर कोई खतरा है तो आप लोग बात करें, लेकिन आप सोचिए कि ये जो एक बहुत बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना कि आपके यहां हाफिज सईद हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कोई। आप ठीक कह रहे हैं, हमारे यहां भी बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, बहुत बड़े बड़े बदमाश होते हैं, वो तो ह्यूमन नेचर है, कहीं भी कोई होगा। लेकिन उनको कितना भी बड़ा गुंडा होगा, एक सीमा पे जाकर, एक लिमिट पे जाकर उसको पता होता है कि अब यहां मेरी बाउंड्री खत्म हो गई। इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि वो कहेगा कि हम ये कर दें। और अगर ये बात हम कह रहे हैं तो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसे बयान आते हैं, वहां जो आपकी जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, अक्सर ऐसे निशान मिलते हैं, कहां का मार्क है, कहां की मिलिट्री का बना हुआ है, कौन से आर्म है, कौन से एम्युनिशन है, कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, वो सब हमें मिलता है। और जब ये मिलता है तो बताइए दुनिया में और कौन सी जगह होगी। और अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के लोगों की आप बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कश्मीर के लोगों की बात कीजिए। हमने अपने हिंदुस्तान में, कई बार लोग कहते हैं कि सेना लगा रखी है, हमने सेना लगा रखी है, आपने पीओके में आतंकवादी लगा रखा है। मतलब फर्क, ये फर्क है, तो ये अच्छा नहीं है ना। और मैं तो कह रहा हूं कि आप ये गोलियां बंद करिए, आप ये आतंकवाद बंद कीजिए, और बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन ये कैसे हो पाएगा कि हम बात करना शुरू करें और आपकी तरफ से गोलियां आ जाती है, हमारे नागरिक मर जाते हैं, हमारे सैनिक मर जाते हैं, और हमारे लिए हर कश्मीरी की जान उतनी ही कीमती है। हमारे लिए कश्मीरी कोई ऐसा नहीं कि हम कश्मीर को अलग देते हैं। ये सिंध, बलोच, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके जैसा मसला या पंजाब जैसा मसला नहीं है हमारे लिए पूरे देश में। और मुश्किलें बहुत सी हैं, लेकिन उन मुश्किलों में हम रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम अंत में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि डेमोक्रेसी कहने को तो है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो, जिसको कहते हैं कि कोट अनकोट जो बड़े ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, वो मुश्किल कर रहे हैं। जी फकर। अच्छा सर ने बात की एक तो टेररिज्म के हवाले से, तो एक बात तो मैं पहले इनको बता दूं, जो 40,000 इन्होंने बात की कि 40,000 टेररिस्ट हमारे यहाँ मौजूद है। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1650 फकर साहब एक बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान वजीर आला पाकिस्तान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ हाफिज सईद, मसूद अजहर पास कितने आतंकवादी हैं, मैं नहीं जानता भाई। अच्छा इन लाइटेड नोट सर, वैसे आप लोग इमरान खान साहब की किसी बात का बिलीव नहीं करते सिवाय इस बात के, ये बात आप नहीं हम कुछ भी कहते जैसे बोलते रहते हैं। नहीं, हम उनकी कई बातों का हम भरोसा करते थे। और इमरान खान भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर्स में से एक थे। और हमें बड़ी, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं,
हिंदुस्तान के लोगों को एक बार लगा कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उनसे हट के एक व्यक्ति आ रहा है और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन उस वक्त ही हम जब पाकिस्तान के मीडिया के रिपोर्ट्स पढ़ते थे तो उसमें ही हम पढ़ते थे कि ये तो आर्मी की तरफ से आ रहे हैं, इनको तो आईएसआई ने तय करके बिठाया, और ये हमारे यहाँ की रिपोर्ट्स नहीं थी तब तक ये रिपोर्ट इस्लामाबाद से हम पढ़ते थे, कराची से, लाहौर से पढ़ते थे, बड़ी कम रिपोर्ट्स होती थी, बहुत गिनी चुनी रिपोर्ट। उसके बाद वो रिपोर्ट्स की बाढ़ आने लगी और समझ में ये आया कि इमरान खान तो पहले के प्रधानमंत्रियों से ज्यादा बड़े तानाशाह हैं, क्योंकि उनको तो मीडिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इतने लोगों के ऊपर गोलियां चल गई, आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं उनके नाम नहीं याद कर पाऊंगा, लेकिन लोगों पे गोलियां चल जा रही हैं, लोगों को उठा लिया जा रहा है। और अगर कोई डेमोक्रेसी है और प्राइम मिनिस्टर है तो कम से कम इतना तो उसको सबसे पहले तो इसका जवाब देना चाहिए, और समस्याएं बाद में हैं उस पर निपट लेंगे। लेकिन आपके पत्रकारों पर अगर हमले हो रहे हैं, उनको थ्रेट दिया जा रहा है, चैनल बंद किए जा रहे हैं, 48 घंटे का ब्लैकआउट किसी चैनल का आपके यहां हुआ था, मैं उसका नाम भूल गया अभी। अगर ये स्थितियां हो रही तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको बचाना सबसे जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आप टेररिस्ट पे किसी कीमत पर लगाम नहीं लगा सकते। जी फकर जी, इन्होंने बात की 40,000 जो टेररिस्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी अमेरिका में लास्ट ईयर। सही है, पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है वो लड़ रहा है। ये बार बार, ये मैं बात सिर्फ मैं नहीं करता, काफी सारे लोग करते हैं ये, बल्कि अब ये दुनिया भी करती है कि ये एक चीज है, एक हकीकत है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की बात की, तो उस रिपोर्ट यकीनन इन्होंने पूरी पढ़ी होगी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, मैंने जो पॉइंट्स पढ़े मैं वो यहाँ पे मतलब वो करूंगा, उस पर बात करूंगा। जमातुल अहरार मोहम्मद एजेंसी की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो फजलुल्लाह उसको करते थे, अब शायद नूर वली महसूद उसको लीड करते हैं नूरिस्तान अफगानिस्तान में। उसके बारे में ये कहा गया कि उनको सपोर्ट जो है, हिंदुस्तान उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली वो कोई आके जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि हमारे मुल्क से वो बंदूकें उठा के और वो एलओसी को क्रॉस करते हैं और वहां पे लड़के आते हैं, किसी जमाने में था ये, बिल्कुल था। उसके ऊपर मतलब बहुत सारी चीजें मौजूद है अभी भी, बल्कि मैं ये मेरी बुक पढ़ी भी है इसी के हवाले से है, जो कश्मीर जिहाद और अफगानिस्तान जिहाद, इसके हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ उसको। वो ये है कि जब आप बात करते हैं कि यार पाकिस्तान खुद उस मसाइल को भुगत चुका, इतना बड़ा नुकसान हम लोगों ने उठाया, सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं इकोनॉमी का नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। 70,000 लोगों की जानें गई हैं इस जंग के पीछे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से या फिर तालिबान के हवाले से, तो तालिबान इस वक्त अमेरिका पिछले 2 सालों से लगा हुआ है, उनसे बातचीत कर रहा है। आज भी ज़ल्मे खलीलजाद कतर दोहा पहुंच रहे हैं और कल या परसों शायद इस्लामाबाद उन्होंने आना है। वो क्यों? वो इसलिए आते हैं कि उन्होंने बातचीत करनी है। अब पाकिस्तान के पास कोई चाबी तो नहीं है कि मतलब जिसे कहते हैं कि अब हम यूं करेंगे और कहेंगे कि यार सारा कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए जिस तरह हम चाहते हैं। मुख्तलिफ प्रॉक्सीज रही, अमेरिका की, सोवियत यूनियन की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, मुख्तलिफ लोगों की, चाइना की, अरब कंट्रीज की, उनकी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज ने इस रीजन को खराब किया। अब क्या मतलब, आज हम इस बात को, जिस वक्त वली खान बाबा इस बात को और बादशाह खान बाबा कहते थे कि अफगानिस्तान में जिहाद नहीं एक फसाद है, उस वक्त उनके खिलाफ फतवे आए थे कि नहीं यार ये तो मतलब क्या हो गया, कभी काफिर कभी क्या जो भी हुआ। लेकिन आज वो सारा पाकिस्तान मान रहा है कि नहीं, हमने क्यों ये चीज की थी कि अमेरिका का साथ वहां पे दिया था, अमेरिका की एक किस्म की जंग लड़ी थी और आज हमने उस चीज को फेस किया। आपने बात की कि कश्मीर हमारी टोटल फौज जो है वो 6 या 7 लाख की फोर्सेज है। हमारे पास वसाइल भी उस तरह नहीं है जिस तरह के हिंदुस्तान के पास है। आप लोगों का $71 बिलियन का बजट है, हमारा मैक्सिमम 7 अरब या 6 अरब डॉलर का बजट है फोर्सेस के हवाले से कह रहा हूं। तो आपका मुकाबला उस तरीके से नहीं हो सकता अगर मैं कहूं कि नहीं जी बिल्कुल जो है बैलेंस है। बैलेंस नहीं है। बैलेंस हम सिर्फ किस चीज पे है कि आप भी न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर है, इसके अलावा नहीं है। क्योंकि आप ज्यादा पैसा लगाते हैं, हमारे पास उतने वसाइल शायद नहीं है कि हम उसके लगा दें, हमारा छोटा सा मुल्क है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म हो रही है। कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी फौज लगने के बावजूद
अगर वहां पे टेररिज्म हो रही है तो ये सवाल मेरे ख्याल में वहां की फौज से पूछना चाहिए कि यार आपने पूरी फेंसिंग की हुई है बॉर्डर के ऊपर, आपकी 24/7 सर्वेलेंस है वहां पर, लेटेस्ट ड्रोन कैमरे हैं, बाकी कैमरास लगे हुए, लाइटिंग है, जहां से यकीन करें पूरा बॉर्डर जब आप फ्लाइट में होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है। तो इस सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क हो के भी अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो ना हुआ ये तो या अमेरिका की तरह का बड़ा ताकतवर मुल्क हुआ जिसके पास बहुत सारे वसाइल है, या चीन की तरह हुआ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर यूके और जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह हो गया जिनके पास बहुत सारे वसाइल है, या रशिया की तरह हो गया जो इन चीजों में अपना पैसा लगाते हैं और वो लगा भी सकते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। तो ये वाली चीज अगर हम सिर्फ ये रोना रोते रहेंगे सारी जिंदगी कि हम बातचीत तब करेंगे कि यार एक गोली भी ना चले, एक गोली तब नहीं चलेगी जब जिस तरह आरजू ने बात की कि हमने कश्मीरियों को लेट देम डिसाइड देयर फेट, क्यों हम नहीं करने देते? वजह क्या, हम ये बात क्यों नहीं करते कि भाई कश्मीरियों को क्यों हम मतलब मैं कहता हूँ इस तरफ वाले कश्मीरियों उस तरफ वाले कश्मीरियों क्यों नहीं हम इजाजत देते उनको? इसलिए नहीं देते कि दोनों मुल्कों को अपना अपना डर लगा हुआ, हिंदुस्तान को अपना लगा हुआ कि यार अगर कश्मीर हाथ से निकल गया तो हमारे अपने मसाइल हो जाएंगे, पाकिस्तान को अपना डर लगा हुआ कि यार वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ये कहा असल कहानी ये किसी को कश्मीर की फिक्र नहीं है, कश्मीरी सारे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जमीन के जो 2 टुकड़े हैं ना ये चाहिए हम लोगों को। हिंदुस्तान को भी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जमीन हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम ये सारा, उस तरफ भी एक ड्रामा चल रहा है पिछले मतलब 70-72 सालों से और इस तरफ भी एक ड्रामा चल रहा है पिछले 70-72 सालों से। जो असल स्टेक होल्डर्स है उनको हम सामने नहीं लेके आने देते, वहां पर हमने पाबंदियां लगाई होती हैं, हम वहां पे मीडिया बैन कर देते हैं, हम उनको बात नहीं करने देते, उनको हमने नहीं करने देना, लेकिन अपना चूरन हमने बेचना है, हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी। और ये मतलब रागल आपने भाई एलओसी पे इन्होंने हमारे 2 बंदे मार लिए, हम कहेंगे नहीं जी इन्होंने हमारे 10 मार दिए, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ये मॉर्टर गोले जो है फेंक करें। यकीन करें जिस दिन भी हमने ये बात कर ली, हिंदुस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, क्लियर कट 2+2=4 की जब हम बात करेंगे तो यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं। और हम अगर क्यों हम इसको सॉर्ट आउट करना भी शायद नहीं चाहते, मेरा ख्याल है कि दोनों का इसमें फायदा भी है। हम अगर ये ड्रामे नहीं करेंगे, भाई बाकी बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं होता, वाघा से हमारी मतलब अभी भी ट्रेड चल रही है, अफगानिस्तान की ट्रेड अभी 15 जुलाई को खुली है, अफगानिस्तान से ट्रक जाता है दिल्ली, अमृतसर और कहां तक, लेकिन बाकी बॉर्डर जो जहां कश्मीर है वहां पे हमारे मसाइल है, भाई वहां रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वजह क्या? इस चीज को हम ना समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ आ भी जाता है हम बोलने कभी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। हमें असल मसला है ना, हम मैं कहता हूं हम मुनाफिकत करते हैं, जब तक हम इस मुनाफिकत करेंगे। इंडिया पे तो आवाज तो जाए सर ने उधर से कुछ बढ़ के हिस्सा होगा। अब आइए अब आइए, हाँ अब आइए तो फिर गायब हो गई, फिर गई आवाज आपकी, फिर नहीं आ रही आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो तो है ही नहीं, सिर्फ डिस्टरबेंस है। हाँ तो फिर आपकी आवाज अभी भी नहीं आती, मुझे अभी बीच में आती है फिर गायब हो जाती है, थोड़ी सी आई तो मुझे
क्लियर बात करें तो आपका ये डिवाइस, हाँ डिवाइस ऑफ करें आप। डिवाइस ऑफ करके आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज तो मुझे बहुत स्लो आ रही है। आपके माइक में तो कुछ मसला नहीं है। नहीं, आप सही है, आप दोनों की आवाज सही सुनाई दे रही है। हाँ, हमें तो आवाज आ रही है। नहीं, अभी आने लगी आपकी आवाज, अभी ऑडियो क्लियर है। आपकी भी आ रही है। लेकिन आप अर्जुन की आवाज तो मुझे बहुत स्लो आ रही है, मुझे नहीं पता। सर की आवाज मुझे ठीक आ रही है, आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। नहीं, मेरी आवाज सर आपको तो ठीक आ रही है ना? हाँ, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। नहीं, ठीक है, तो अगर आप ठीक है आवाज आप कंप्लीट माइक को आप चेक कर लीजिएगा, माइक भी पॉसिबल कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अब सही है, बस ठीक है। वो ब्लूटूथ उसको जो ईयरफोन वगैरह चेक करने में। मैं ये कह रही थी कि आप इतना शोर मचाएंगे इंडिया के ऊपर, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं इंडिया में, तो वो फिर नाराज हो रहे होंगे शायद, इसलिए आपकी आवाज गायब हो गई। मैं हर्षवर्धन सर की तरफ ही चलती हूँ। मैं उसी पे मैं फकर की बात को आगे मैं लेके जाता हूँ। इन्होंने कहा देखिए हमारे लिए तो कश्मीर मसला है, हमारे लिए जमीन का मसला नहीं है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। हमारी वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि ये कंपैरिजन पाकिस्तान के लोग करें, सिर्फ जो जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, पीओके जो है, जिसको हम लोग मानते हैं कि ये अवैध कब्जा आप लोगों ने किया हुआ है, वहां की भी जनता करे और पाकिस्तान के लोग भी करें और कश्मीर के लोग भी करें कि मुजफ्फराबाद, चिकोटी, उन इलाकों को देख लें और हमारे किसी भी इलाके को देख लें। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि जब देशों के बीच में ऐसे झगड़े होते हैं तो उसमें बैठ के तो बात करना पड़ेगा अंत में, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये देश नहीं भाई, हम ही से निकल के गया हुआ देश है, ये कोई अलग से देश नहीं था। ये इसकी हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान को आप लोग चाहे जो कहिएगा, वो हिंदुस्तान का ही इतिहास रहेगा, इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं दिखता है। असली मुश्किल क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि आखिर कैसे ये होता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी आ जाते हैं और हम इतने कमजोर हैं फिर भी ये सब हो जाता है, उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है। मैं 2007 में गया था गुलमर्ग, और जब हम रोपवे से ऊपर गए तो हमें उसने हंसते हुए हमारे गाइड ने बताया कि इधर से बस कूदिए तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और भारत पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा सीमा क्षेत्र है, जो पूरी, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं एलओसी बोलते हैं जिसको हम, उस एलओसी पे किसी तरह की बाढ़ का, किसी तरह की फेंसिंग का कोई काम हुआ ही नहीं। इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता, अगर दोनों देश अच्छे से रहते, दोनों देशों के बीच संबंध होते, इतने रिश्ते हैं, इतने लोग एक दूसरे से मतलब मियां बीवी नहीं मिल पाते हैं, ऐसी मुश्किलें इन दोनों देशों के बीच हो गई हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जब आप कहते हैं कि सेना क्यों नहीं रोक पा रही, तो उसकी वजह है क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत लंबे समय तक सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोगों को लेकर, और नाम नहीं लेते हैं क्योंकि किसी को क्यों बड़ा बनाना, ये लोग बड़े बन के ही तो इनकी दुकान बड़ी हुई। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे कश्मीर में काम करने वाले, जिनको हम लोग अलगाववादी के तौर पर देखते हैं, ऐसे 200 नेता हैं जिनके बच्चे इस्लामाबाद, कराची की फंडिंग पर वहां भी और दुनिया के अलग अलग देशों में अपने बच्चों का जीवन संवार रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। यानी कश्मीरी के हाथ में तो पत्थर थमाना है, और अपने बच्चे के लिए, जो हमारे यहाँ स्टोरी भी चली थी, आप लोगों ने भी खूब देखी होगी, कि सैयद अली शाह गिलानी की पोती तो डीपीएस में पढ़ती है श्रीनगर में। और मैं संयोग से 10 और 11 तारीख को श्रीनगर में था, जब मलाला यूसुफजई ने कहा कि वहां बच्चे पढ़ नहीं, और चिंता है, बच्चों की चिंता होती थी। और हमने कहा भी, तो उसमें से एक लड़की ने तो बोला कि व्हाट्सएप चलवा दो और सब बंद कर दो, इनको चौराहे, इनको सूली पे टांग दो, हमें कुछ लेना देना नहीं। और वो वहां के जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी है श्रीनगर की, उसके शेरे कश्मीर, उसकी वो स्टूडेंट लीडर भी थी। तो उसने हमसे जो बातें कही, उसने कहा देखिए हमारे यहाँ की दिक्कत ये है कि हमारे जो लीडर थे, हमें जिनको लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनते रहना था, वो हमारी मुश्किल थे। उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम कश्मीर को फ्री करें। और इसीलिए जब 370 और 35 की बात करते हैं, तो मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा कि आप सारे लोग आकर कश्मीर को देखिए। और हम उस वक्त गए थे 10 और 11 तारीख को, हम श्रीनगर में थे। मैं चूंकि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो भारत का संगठन है पत्रकारों का, उसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो हम लोग पूरे प्रतिनिधिमंडल के तौर पर गए थे। और मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। हम गए कश्मीर के प्रेस क्लब श्रीनगर में, पहले वो जजेस बेंगलो था, अभी 2 साल पहले उसको प्रेस क्लब को अलॉट कर दिया गया।
हम वहां गए, वहां सब लोगों से मिले, सब कुछ बड़ी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने हमें ऑफर किया, चाय नाश्ता दिया, और हम दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में जाने कितनी मिस कॉल पड़ी हुई है। और उसके बाद जो वो हमें कश्मीर प्रेस क्लब का पदाधिकारी मिलता है, वो हमसे कहता है कि देखिए आपने हमसे जो जो बात की है अब वो बात मत लिखिएगा कहीं। हमने कहा क्यों भाई? तो पता चला कि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका डर बहुत ज्यादा है, जो वो बताने को तैयार नहीं, और वो बार बार वो बात करता रहा, यहां तक कि हमारे अपने साथियों में थोड़ा सा एक दूसरे से नाराजगी हो गई कि हम इतनी बड़ी चीज करके आ रहे हैं, कश्मीर प्रेस क्लब के लोगों से बात करके आ रहे हैं, हम उनसे ये पूछ के आ रहे हैं कि सरकार आपको कहां मुश्किल कर रही है, आपको 2 कंप्यूटर क्यों सेंटर में मिल रहे हैं, आपका क्यों नेटवर्क नहीं शुरू हो रहा है, आपको क्यों भारत के दूसरे पत्रकारों की तरह रेलवे की या जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो क्यों नहीं मिल रही, और अचानक आप कह रहे हैं कि अब हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा उदाहरण भर है जिसको आप कहते हैं भारतीय फौज वहां अभी भी आप जाएंगे तो कहीं भी वो फ्रंट लाइन पर नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कश्मीर में, ये आप बहुत क्लियर कर समझिए। ये मुझे भी कभी कभी गलतफहमी होती थी पहले, लेकिन जब मैं इधर श्रीनगर गया, जम्मू कश्मीर गया, तो बहुत आपको साफ दिखेगा कि वहां जम्मू कश्मीर पुलिस आगे, वहां आपको सेना के, और सेना का वहां रहना इसलिए जरूरी कि आप इतने समय का अगर आप इतिहास देखिए, कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर आना पड़ा। अभी भी हमारे अजय पंडिता को आतंकवादियों ने गोली मार दी, अभी भी, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक जिला अध्यक्ष है, उसको घर में घुसकर उसके पिता को और उसके भाई को गोली मार दी। तो ये जो आतंकवाद है, ये तो हमारे लिए समस्या है ना, और इसके रहते हुए हम कैसे बात कर पाएंगे? कौन सा तरीका होगा बात करने का? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर बैठना है, तो हमारे कौन से प्रधानमंत्री टेबल पर नहीं बैठे? और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए तो युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, वो तो बिना बुलाए मेहमान की तरह नवाज शरीफ साहब के यहां शादी में पहुंच गए, बिना बुलाए पहुंच गए, कोई शेड्यूल्ड विजिट नहीं थी। इससे बड़ा जेस्चर क्या होगा? और मैं एक बात आपको कहूं, भारत ने चीन से भी वही कोशिश की, धोखा मिला, पाकिस्तान से भी वही कोशिश की, धोखा मिला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 साल बाद नेपाल भी गए थे, और अभी वो भी चीन के इन्फ्लुएंस में। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अपनी जमीन को खुद इस्तेमाल कीजिए, आप जहां हैं उसको सोचिए कि उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सब में बात है कि हम उनको फायदा दे रहे और किसी को नहीं। नहीं, इसमें बस आप बात खत्म करें, बस एक लाइन जोड़ दूं कि फकर भाई, पहले कानून अलग थे, पहले हिंदुस्तान के पत्रकारों के कानून अलग थे, कश्मीर के अलग थे। अब जम्मू कश्मीर और भारत के हर पत्रकार को, हर नागरिक को एक बराबर सुविधा है, और हम कैसे किसी की इज्जत करते हैं, कैसे किसी का सम्मान करते हैं। मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं, अभी 1.5 लाख नेपाली गोरखा सैनिकों की पेंशन अभी बहाल की है भारत में, अभी ये हफ्ते भर की बात बता रहा हूं मैं। और जो नेपाल, उन गांवों को भी जहां के हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनको केपी ओली साहब अपने नक्शे में वो तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी नेपाल में दे, आपको भी हंसी आएगी। तो अब क्या कीजिए, देखिए इस तरह का अगर किसी को मानसिक भ्रम हो जाए, कोई अवस्था किसी की गड़बड़ हो जाए, तो उसमें बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इतना आप जरूर समझिए कि पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भारत के साथ हो, नहीं खड़ा हो, लेकिन ये जो भारत से लड़ना है, अगर इस ग्रंथि से, इस मुश्किल से पाकिस्तान उबर पाए, तो ये जो आतंकवाद शब्द है शायद ये भी निकल पाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, वो बड़ा अलग विषय हो जाएगा, लंबी कहानी हो जाएगी, और अब हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि दूसरे देश को आप इसी आधार पर अगर आप करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी हिंदुस्तान में कारोबार करने आई थी, सीपेक भी पाकिस्तान में कारोबार करने आया है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, यही खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फखर कि आपने भी शो ज्वाइन किया। सर हम उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह की जो है वो डिफेंस रखते रहें, बात करते रहें, शायद चर्चा हो सके और दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो मेट्रो सिटीजन है, आम आदमी जो है, कोई फायदा हो। होपफुली कि हम ये टेंशन को कर सकें। और आप आइए इस्लामाबाद, मोस्ट वेलकम। जरूर आइए। अभी तो वीजा मिलना मुश्किल है, लेकिन जब मिलेगा तो जरूर आएंगे। जरूर सर, जरूर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।